हे गाइस, दिस इज़ अनिकेत और आप देख रहे हैं टेक बाय एनी। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैशिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने अभी तक सीखा कि कैसे हम अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हैं। अगर हमारे यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र्स हमारे हैं अगर, तो उस केस हम लोग कैसे स्केल करेंगे। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए हमारा एक क्लाइंट है, हमारा सर्वर है, क्लाइंट हमारा सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, और हमारा डीबी है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, और सर्वर हमारा डेटाबेस से डेटा लेगा और जो भी उसको प्रोसेसिंग करेगा, जो भी उसको ज़रूरत है हमारे क्लाइंट को, अकॉर्डिंगली उसको वो रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट को। ठीक है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बट स्टिल देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स इन दिस होल सिस्टम। देखते हैं वो क्या है। तो गाइस सोचिए कि हमारे डीबी में कुछ ऐसा डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं। मतलब सेम डेटा है मेरा। मान लीजिए कि थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ यूज़र्स है जो एग्जैक्ट सेम डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, फैच कर रहा है हमारा सर्वर से उस डेटा को डेटाबेस से। तो उस केस में डेटाबेस पर हमारा बहुत लोड पड़ रहा है, राइट। ऐसे आप एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि हमारा, अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा डेटा है या जिसको फैच करने के लिए हमको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करनी पड़ रही हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो हमारे बहुत सी ऐसी क्वेरीज होती हैं जिसमें कि बार बार हमारा जॉइंस यूज़ हो रहा होता है। तो थोड़ी सी हमारे उसमें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं क्वेरीज, ठीक है। अब सोचो वो डेटा हम बार बार फैच कर रहे हैं, तो अगेन एंड अगेन वो क्वेरीज हमारी फायर हो रही हैं डीबी पर। तो तो स्लो रहेगा वो, राइट। तो ये भी एक इश्यू है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा डीबी पर भी लोड थोड़ा सा कम पड़े और हमें रेस्पॉन्सेज भी फास्ट मिले। ओके। तो उसका सोल्यूशन हमारा होता है कैशिंग। तो देखते हैं अब हमारे सिस्टम में कैशिंग कैसे काम करेगी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा सर्वर है, ये हमारा डीबी है। इन दोनों के बीच में हमारा रहेगा कैश। हाँ, my bad। ओके। तो अब क्या होगा मेरा। अब कैश क्या है यहाँ पे, कैश हमारा उस डेटा को स्टोर करेगी जो कि या तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा था, या फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा था, या फिर ऐसा डेटा जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था डेटाबेस से फैच होने में, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेरीज या सिमिलर थिंग्स। तो अब कैश में करके हमें फ़ायदा क्या होगा, उसको पहले तो यहाँ पे ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। कैश में हमको फ़ायदा ये होगा कि कैश जो डेटा स्टोर करता है वो स्टोर करता है हमारा इन मेमोरी, मतलब कि हमारा रैम में डेटा स्टोर करता है। वाइल जो हमारा डीबी होता है वो हमारा डिस्क में डेटा स्टोर करता है। ठीक है। तो अब रैम होता है हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब डिस्क बेस से हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो भी हमारा डेटा कैश में होगा उसको जब मेरा सर्वर फैच करेगा तो वो बहुत फास्ट जाएगा सर्वर के पास। ठीक है। तो इससे हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मान लीजिए, अब वापस अपने एग्जांपल पर अगर हम लोग आते हैं कि जो डेटा बार बार फैच हो रहा है, तो इंस्टेड में डीबी पे जाऊँ बार बार, और डिस्क बेस जो कि है, जो कि स्लो भी है और डीबी पर लोड भी पड़ रहा है, मैं डीबी पे ना जाके, अगर वो डेटा मेरा कैश में है, तो मैं सीधे कैश से वो डेटा ले लूँगा जो कि मुझे फास्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सिमिलरली जो मेरा एक्सपेंसिव है वो भी मैं यहाँ से ले लूँगा। इसी को हम कहते हैं कैशिंग। तो इस तरह से हमारा जो कैश है वो वर्क करता है। अब गाइस सोचो, जो हमारा, अगर मैं एक आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जांपल बताऊं, आप अगर जो रियल लाइफ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। आप जोमेटो या फिर स्विगी यूज़ करते होगे, राइट। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट देखते हो, उनमें क्या रहता है, उन सबकी मेन्यू रहती है कुछ। ठीक है। अब उसके मेन्यू में क्या रहता है, वो कोई फ्रिक्वेंटली अपडेट तो होती नहीं है, अनलेस जो उसका ओनर है वो अपडेट करे, या जोमेटो साइड से कोई चेंजेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेन्यू हमारी सेम रहती है, और सेम मेन्यू को बहुत सारे लोग देखते हैं, राइट। मतलब जितने भी लोग उस सिटी में रहते होंगे, वो सब देख रहे होंगे उस सेम मेन्यू को। तो सोचो, उस मेन्यू को अगर हम लोग कैश में रख लें डीबी की जगह, तो बहुत फास्ट हमारा वो लोड होता रहेगा क्योंकि सबको सेम चाहिए। करेक्ट। तो ये हमारा था एक रियल लाइफ एग्जांपल, आप कैश से इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब कैश से रिलेटेड कुछ
इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये रहता है कि जो हमारा डीबी है वो हमारा परमानेंट स्टोरेज रहता है, मतलब डिस्क बेस्ड है, तो उसमें डेटा ड्यूरेबल रहता है। बट कैश हमारा टेम्परेरी स्टोरेज है। क्या मतलब है मेरा इससे? मतलब क्योंकि ये डेटा हमारा रैम में रहता है तो ये वॉलेटाइल रहता है। अब वॉलेटाइल से मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए कि हमारा जो सर्वर है हमारे जहाँ पे हमारा ये कैश है जो भी है, तो वो अगर रीस्टार्ट हो गया या बंद हो गया तो उसके बाद वो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं, वो वॉलेटाइल रहता है। एंड ऑल्सो कैश जो है हमारी कंपेरेटिवली स्मॉल होती है डीबी कंपैरिजन में। स्मॉल से मेरा मतलब क्या है कि साइज़ जो कंपेरेटिवली होगा डीबी का, डीबी हमारा बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, उसके कंपैरिजन में कैश हमारा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करेगा। उसके पीछे बड़ा रीज़न है, ये एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि हमारी जो कैश है, रैम मेमोरी, तो रैम हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। तो इट्स नॉट लाइक कि हम जितना बड़ा हमारा डीबी है भाई हमने उतना बड़ा कैश रख लिया, या फिर आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑल्सो यही आप अगर मान लो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कैश मेरा इतना अच्छा है तो मैं डीबी यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ, राइट? मैं कैश ही यूज़ कर लेता हूँ डीबी की जगह। तो इसी वजह से हम नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो वॉलेटाइल है हमारा, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, और दूसरी चीज़ ये बहुत एक्सपेंसिव रहती है ये, ठीक है। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इसमें कर पाते हैं। स्मॉल वैन से इन कंपैरिजन टू डीबी। ओके, वैसे तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड कैश हैं, रेडिस है हमारा, बहुत डेटा भी स्टोर कर लेता है वो, बट कंपेयर टू डीबी इट्स अ स्मॉल। ऑल्सो यू कैन रिबिल्ड द कैश एनी टाइम फ्रॉम द डीबी। और उससे मेरा क्या मतलब है? तो बेसिक फ्लो हमारा कैश का क्या रहता है कि मान लीजिए कुछ डेटा मुझे चाहिए, तो सर्वर क्या करेगा, पहले मेरा कैश के पास जाएगा, ठीक है। अगर इसको डेटा नहीं मिला, मान लेते हैं नहीं मिला, तो वो होगा मेरा कैश मिस। ओके, तो कैश मिस होगा तो वो डीबी के पास जाएगा और कैश में वो डेटा रख देगा और फिर सर्वर को रिस्पॉन्स दे देगा। अब मान लीजिए फिर से मेरा सेम डेटा की रिक्वेस्ट आई, सर्वर मेरा फिर से जाएगा कैश के पास, इस बार उसको मिल जाएगा डेटा, कुछ अभी तो मैं रखा था, तो वो क्या करेगा, कैश हिट होगा इस बार, तो यहीं से मेरा डेटा रिटर्न कर देगा। तो व्हेन आई से रिबिल्ड, इसका मतलब ये रहता है कि मान लीजिए मेरा डेटा वो डिलीट भी हो गया फॉर सम रीज़न कुछ भी, तो कुछ नहीं, डेटा नहीं मिला, तो सर्वर मेरा क्या करेगा, कि कैश से उसको डेटा नहीं मिला तो डेटा डीबी से मिल जाएगा उसको, और वापस आते हुए फिर से मेरा कैश में रख देगा, एंड प्रोसेस फिर मेरी स्मूथली चलती रहेगी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारा टीटीएल का, मतलब टाइम टू लिव। तो जैसे कोई भी डेटा है हमारा, अब ऐसा हो सकता है ना, मान लो कि डेटा कुछ टाइम बाद अपडेट भी होता रहता है, तो हम एक टाइम टू लिव लगा देते हैं कि भाई 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, इसके बाद वो डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा, सो दैट जब फिर से वो डेटा को फैच करने आए तो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा वो मेरा डीबी से ले ले और फिर कैश में रख दे, और हमारा प्रोसेस फिर से ऐसे ही चलता रहे। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं इसके, वो हमारा रेडिस रहता है और मेम कैश। रेडिस तो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा रेडिस पर भी, इसके क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं, क्या है सब सब कुछ। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि रेडिस इज़ अ वेरी पावरफुल कैश। ओके, ओके गाइस, तो सोचिए कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक को स्टोर करने के लिए अगर हम लोग कैश का यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, और कैश में हम लोग प्रोफाइल पिक को स्टोर कर रहे हैं, और मान लो कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक को अपडेट करा, बट कैश में आपकी अभी भी पुरानी वाली प्रोफाइल पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो यूज़र्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं और बाकी, उनको आपकी ओल्ड डीपी ही दिखती रहेगी हमेशा। तो ये तो गलत है ना। तो ऐसे ही बहुत से केसेस होते हैं। तो हमें क्या करना होगा अब कि कैश में जो डेटा पड़ा है उसको अपडेट करना होगा, राइट? तो कैश में से जो डेटा हम अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं कैशे इनवैलिडेशन। ओके, तो कैशे इनवैलिडेशन के लिए हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो जिसमें कि सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी है टीटीएल बेस्ड। इसमें क्या होता है, टाइम टू लिव होता है, कि इसमें जो भी डेटा हम कैश में रख रहे हैं, जैसे इन दैट एग्जांपल आपका प्रोफाइल पिक्चर मान लेते हैं, तो उसमें आपने एक्सपायरी टाइम लगा दिया, मान लेते हैं 10 मिनट्स।
ओके, जस्ट 10 मिनट, ज़्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है, कि इतने टाइम के बाद कैश से वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? तो जब भी मेरा जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आप पे कैश है, यहाँ के प्रोफाइल पिक है, अब डेटा यहाँ से डिलीट डिलीट हो गया 10 मिनट बाद। तो अब जब भी हमारा जो यूज़र है वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कैशे मिस हो जाएगा। कैशे मिस कब होता है? जब हमको डेटा कैश में नहीं मिलता है, उसको ही हम कैशे मिस बोलते हैं। अब वो फिर मेरा डीबी से लेगा लेटेस्ट, जो कि आपकी अपडेटेड प्रोफाइल रहेगी, और कैश में रख लेगा। फिर आपका दोबारा से कोई आपकी प्रोफाइल पिक्चर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको कैश में मिल जाएगी, जो हमारी होगी कैश हिट। ओके, कैश हिट तब होता है जब हमको कैश में डेटा जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमें टीटीएल बेस्ड की। अब इसमें सबसे खास बात इसकी है कि बहुत सिंपल है, कि तुमने टीटीएल ला के छोड़ दिया, आपका सब काम अपना अपने आप होता रहेगा। अब दिक्कत इसमें ये है कि डेटा में स्टिल भी स्टेल, तो परफेक्ट नहीं है। क्या मतलब है इसका स्टेल से? मतलब मान लेते हैं कि मैंने जो टीटीएल रखा है यहाँ पे 10 मिनट्स का रखा, ठीक है, बट मान लो तुमने 2 मिनट के अंदर ही 10 बार डीपी चेंज कर दी, या उस टाइम मिनट टीटीएल जो तुमने टाइम पीरियड लगाया है उसके पहले ही तुमने डीपी चेंज कर दी एक्सपायर होने के, तो उसको सब तब भी ओल्ड दिखेगी। उसको नई कब दिखेगी? जब टीटीएल मेरा पूरा हो जाएगा तब वो अपडेट करेगा, राइट? तो मतलब 10 मिनट अगर मैंने लगाया है, 10 मिनट तक उसको सेम डेटा ही दिखता रहेगा। तो परफेक्ट तो नहीं है ये, मगर फिर भी उन यूज़ केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत क्रिटिकल नहीं है। मतलब कि भाई अगर 10 मिनट तक ओल्ड दिख भी रही है तो मुझे चलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पीरियड में ही हर कोई अपडेट करे, राइट? तो लाइक प्रोफाइल पिक्चर्स हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, मतलब कि जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स पे किसी प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं, तो अगर किसी वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हल्का फुल्का कुछ अलग दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है दिक्कत मतलब, तो हम कर सकते हैं यूज़ इसको। सेकंड, इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी रहती है राइट थ्रू। अब राइट थ्रू स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम बात वही उसकी ही कर रहे हैं कि डेटा कैसे अपडेट होगा, राइट? कि डेटा रिटर्न एट द सेम टाइम टू बोथ डीबी एंड कैश। तो इसमें क्या होगा कि डेटा जैसे ही मेरा आया, मतलब राइट करने के लिए या अपडेट करने के लिए कह लो, तो उसी टाइम पर जो मेरा डेटा है वो डीबी में भी जाएगा और कैश में भी आएगा। ठीक है, अब इससे फ़ायदा हमारा क्या हुआ? कंसिस्टेंसी गारंटीड हो गई। कंसिस्टेंसी से हमारा क्या मतलब है? हमारा कंसिस्टेंसी से हमारा मतलब ये होता है कि जब भी हमारा कोई राइट हुआ, उसके बाद जितने भी मेरे रीड होंगे उन सबको सेम वैल्यू ही मिलनी चाहिए, और वही मिलनी चाहिए जो वैल्यू अपडेट हुई है। ऐसा नहीं हो कि किसी में पुरानी मिल रही है किसी में नहीं मिल रही है। तो इसमें कंसिस्टेंसी गारंटेड है, क्योंकि सेम टाइम पे हो रहा है, तो उसके बाद जब दोबारा मेरा रीड आएगा, जब वो कैश से उठाएगा तो उसको लेटेस्ट वैल्यू ही मिलेगी। और जब भी मेरा अपडेट हो रहा है तो दोनों में अपडेट हो रहा है, इसलिए कंसिस्टेंसी मेरी इसमें रहेगी। अब दिक्कत इसमें यह है कि क्योंकि हम डीबी में भी कर रहे हैं एक साथ और कैश में भी कर रहे हैं हर बार, जब भी अपडेट्स आ रहा है तो राइट जो है हमारे वो स्लो होते हैं इसमें। और यूज़ केस इसका क्या है? मान लीजिए कि जो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस रहता है और आप वहाँ पे कैशिंग का यूज़ कर रहे हो अकाउंट बैलेंस को शो करने के लिए, तो वहाँ पे इसका यूज़ हम कर सकते हैं कि भाई अकाउंट बैलेंस है, कोई बार बार सिर्फ रीड कर रहा है देख रहा है तो उसको एग्जैक्ट डिटेल्स मिल रही हैं, अपडेट हो रहा है तो दोनों में एक साथ हो रहा है। सोचो अगर आपका अकाउंट बैलेंस, अगर ये स्ट्रेटजी ना होती और अकाउंट बैलेंस में कैशिंग का यूज़ कर रहे होते, और तो सोचो कि अपडेट तो अकाउंट बैलेंस हो गया है, पैसे आपके अकाउंट में लेट से आपके दोस्त ने डाल दिए हैं, बट इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप तो लड़ जाओगे उससे, राइट? तो यहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी रहती है राइट अराउंड। अब राइट अराउंड में क्या होता है? राइट अराउंड में क्या होता है कि ये सिर्फ हमारा डीबी में राइट करेगा, कैश में नहीं करेगा। मतलब क्या आया मेरा? अब जब भी मेरा अपडेट आया तो मेरा क्या होगा कि डीबी में जाएगी अपडेट, कैश में हमने कुछ नहीं करा। कैश में का अपडेट आएगा जब अब मेरा रीड को ये करेगा, उस टाइम पर मेरा फर्स्ट टाइम मेरा कैश मिस होगा क्योंकि उसको डेटा नहीं मिलेगा कैश में, और उसके बाद वो डीबी से लेकर कैश में रख देगा अपडेट्स व्हेन रीड हैपेंस। उसके बाद जो भी मेरे रीड होंगे उन सबको हमारा कैश में डेटा मिलता रहेगा। ये हमारा राइट अराउंड रहता है। इसके बाद हमारा आता है राइट बैक, या फिर इसको हम राइट बिहाइंड भी कह सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं कैश में जब मेरा अपडेट आया, उसके बाद
असिंक्रोनसली में डीबी में अपडेट होता है। अब सिंक्रोनसली से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि कैश में तो मैंने अपडेट कर दिया, जो भी अपडेट्स मेरी आ रही हैं, बाकी बैकग्राउंड में मेरा क्या चलता रहेगा कि डीबी में अपडेट्स का प्रोसेस मेरा चलता रहेगा। ठीक है। अब इससे फ़ायदा हमारा क्या हुआ? राइट्स हमारे फास्ट हो गए। क्यों फास्ट हो गए? कि हम इसमें जो मेन चीज़ जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो कैश में राइट कर रहे हैं, तो वो फास्ट होता है इसलिए। अब दिक्कत इसमें क्या है? दिक्कत इसमें ये है कि क्योंकि हम कैश में राइट कर रहे हैं और हमने पहले सीखा था कि कैश हमारी वॉलेटाइल होती है, तो सोचो कि जब हमारा डेटा बैकग्राउंड में डीबी में जा रहा है, उससे पहले ही हमारी कैश मान लो क्रैश कर गई, मान लो, तो वो डेटा जो उस टाइम पे था वो मेरा लॉस हो जाएगा, वो वापस नहीं आ पाएगा, राइट? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। यूज़ केस इसका क्या है? लॉगिंग सिस्टम्स, जहाँ पे हम अगर हमारे कुछ लॉग्स मिस भी हो जाते हैं वो हम टॉलरेट्स कर सकते हैं राइट करते टाइम पे, तो वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल रहता है हमारा राइट बिहाइंड स्ट्रेटजी। ओके। तो ये थी हमारी कैशे इनवैलिडेशन स्ट्रेटजीज। ओके गाइस। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अनिकेत भाई, आपने बताया था कि कैश का जो हमारा स्टोरेज रहता है वो कम रहता है कंपेयर टू डेटाबेस, राइट? स्मॉल रहती है वो कंपेरेटिवली, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी कैश फुल हो जाएगी, तो उस टाइम पर हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा? जो नया डेटा तो भाई और भी आता रह सकता है ना, तो उस टाइम पे हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा? तो इन सिंपल टर्म्स हम लोग बोल सकते हैं इसको कि भाई हमारी कैश फुल हो गई, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? कुछ आइटम्स को उसमें से डिलीट करेंगे, कुछ डेटा को उसमें से डिलीट करेंगे। तो उस प्रोसेस को कि हम डेटा को जो रिमूव कर रहे हैं कैश से, उसी को हम लोग बोलते हैं कैश एविक्शन। लाइक व्हाट टू रिमूव व्हेन द कैशे गेट्स फुल। अब ये करने के हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? तो उनको ही हम लोग कहते हैं कैशे एविक्शन पॉलिसीज़। तो सीखते हैं कि वो कौन सी हमारी मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती हैं वो पॉलिसीज़ हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारी कैश है एक एरे की फॉर्म में, और ये हमारा कैश के अंदर ये जो है ये सारा ये डेटा है कुछ। ओके। जो ब्राउन से मार्क्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिसी रहती है वो रहती है हमारी फीफो, विच इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डेटा मेरा सबसे पहले आया था, अगर मान लो कि ये मेरा इस ऑर्डर में गया है कि पहला मेरा यहाँ आया है, दूसरा यहाँ आया है, लाइक फर्स्ट टू लास्ट अगर ऐसा जा रहा है, तो ये रैंडम भी हो सकता है, बट फॉर सिंपलिसिटी मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो जो डेटा मेरा सबसे पहले आया था, पहले हम उसको रिमूव करेंगे, विच इज़ दिस वन। अब ये रिमूव कर दिया मैंने, फिर जैसे जो नया डेटा आएगा वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। सिंपल, राइट? इसके बाद हमारी जो सेकंड आती है, इसके बाद जो पॉलिसी रहती है एविक्शन की, वो होती है LRU, विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम वो डेटा को रिमूव करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, या फिर कह लो कि सबसे ज़्यादा टाइम से जो एक्सेस नहीं किया गया है कैश से। क्या मतलब है देख लेते हैं। तो ये हमारी कैश है, ये हमारा डेटा है सारा जो ब्राउन से है, और यहाँ पे जो नीचे इसके मैंने मार्क कर रखा है कि ये डेटा लास्ट मेरा किस टाइम पर एक्सेस हुआ था। ये मेरा 3 AM पर हुआ है, ये 4 AM पर हुआ है, एंड सो ऑन। तो आप देखिए इसमें कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पहले, मतलब सबसे पहले कौन सा मेरा यूज़ हुआ है, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि सबसे ज़्यादा देर से मेरा कौन सा डेटा यूज़ नहीं हुआ है, वो मेरा कौन सा होगा? 2 AM, राइट? तो लाइक लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे कम यूज़ हुआ है, तो वो डेटा मेरा हो गया ये जो सबसे पहले यूज़ हुआ था सबसे ज़्यादा देर पहले, विच इज़ एट 2 AM। तो मैं इस डेटा को डिलीट कर दूंगा और जो नया डेटा होगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। कूल। नेक्स्ट पर आते हैं, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो इसमें क्या होता है? पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ डायग्राम। तो अगेन कैश है हमारा, कैश के अंदर डेटा है हमारा। तो अब जो है हर एक जो ब्लॉक है जहाँ मेरा डेटा स्टोर है, मैंने उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी है यहाँ पे। मतलब ये जो डेटा है ये मेरा
कितनी फ्रीक्वेंट या फिर कह लो कितनी बार ये डेटा एक्सेस हुआ है। ओके, तो जैसे ये जो डेटा है ये मेरा 2 बार हुआ है, ये 5 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, ये 8 टाइम्स हुआ है, ये 9 टाइम्स हुआ है, एंड सो ऑन। तो आप देखो इसमें सबसे कम टाइम्स मेरा कौन सा डेटा एक्सेस हुआ है, वो है मेरा ये जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है। तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ओके, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और जो नया डेटा आएगा मेरा वो इसकी जगह पे हम फिल कर देंगे, सॉरी यहाँ पर। कूल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग से आपको चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। जो दो मेरी पॉलिसीज़ है ना, LRU और LFU, अगर आप टॉप कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे DSA में भी पूछे जाते हैं। मतलब इनका कोड लिखने के लिए आता है प्रॉपर, कि आप समझाइए, मतलब जो भी ये पॉलिसी है, कोड में इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हैं ये दोनों, LRU भी और LFU दोनों। इनका कोड डायरेक्ट लिखने के लिए आता है, इंटरव्यू सामने से कोडिंग कराते हैं। तो वैसे तो आई नो कि ये सीरीज सिस्टम डिज़ाइन की प्लेलिस्ट है मेरी। अगर आप चाहो तो आप कमेंट्स कर देना, और अगर मुझे लगा कि हाँ, कि काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और आप लोग चाह रहे हो इन दोनों पर वीडियो कोड की बनाना, तो मैं इन दोनों पर आपको कोड करके दिखा दूंगा प्रॉपर, LFU का और LRU का। ओके। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं CDN की। ठीक है, तो CDN में क्या होता है, इसमें भी हम एक तरह की कैशिंग करते हैं। कि CDN में हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और ये बेसिकली एक रहता है जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स। मैंने से जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स, उससे मेरा क्या मतलब है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि यूज़र, मान लीजिए आप हो, आप इंडिया में बैठे हो, और कोई एप्लीकेशन है जो जिसका जो सिस्टम है वो सर्वर्स हमारे चल रहे हैं, बहुत दूर है, मान लेते हैं USA में, एक अलग कंट्री में है। ठीक है, तो सोचो इतना ज़्यादा ट्रैवल करके इंटरनेट से वो डेटा आएगा, तो वो स्लो होगा, राइट। तो उसको फास्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CDN का। अब उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने बोला जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हैं, तो जोग्राफी लाइक ओवर द वर्ल्ड जगह जगह मेरे इसके सर्वर्स लगे होंगे, जो कि क्या करेंगे, जैसे इंडिया में भी इसका एक होगा सर्वर, वो क्या करेगा कि जब यूज़र डेटा रिक्वेस्ट करेगा, तो वो पहले मेरा इंडिया में जो CDN है वो उसके पास जाएगा, और देखेगा कि भाई मेरा जो डेटा मुझे चाहिए वो मेरा इसमें है क्या। अगर है तो वहीं से उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ये फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा कंपैरेटिवली। CDN यहाँ पे नहीं होता, और उसको सर्वर से डेटा लेके आना पड़ता। तो बट अगर वो नहीं है CDN में, तब जाएगा मेरा वो सर्वर के पास, तो वो फर्स्ट टाइम करेगा, जैसे कैश में हम लोग करते थे बेसिक कैशिंग में, और लेकर आएगा हमारा सर्वर से, और इसमें स्टोर कर लेगा, फिर यूज़र को दे देगा। फिर नेक्स्ट टाइम यूज़र मेरा कोई और सेम डेटा को फैच करना चाहेगा, तो वो बहुत फास्ट रहेगा और यूज़र को मिल जाएगा। तो ना व्हाट काइंड ऑफ डेटा जनरली हम इसमें स्टोर करते हैं, लाइक सबसे ज़्यादा तो ये हमारी स्टोर होता है इसमें स्टैटिक कंटेंट जो होता है, मतलब हमारी इमेजेस हो गई, हमारी वीडियोस हो गई, या हमारे जावा स्क्रिप्ट और CSS के जो फाइल्स रहते हैं वो हो गए। जनरली तो हम लोग वही करते हैं। ठीक है, बट API रेस्पॉन्सेज को भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ API रेस्पॉन्सेज जो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब सबसे पॉपुलर CDNs जो हमारे रहते हैं, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वो रहता है हमारा अकामाई यूज़ होता है, क्लाउडफेयर यूज़ होता है, AWS क्लाउड फ्रंट यूज़ होता है। तो ये सारे पॉपुलर हमारे CDNs रहते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड कैशिंग की। अब तक हमने सर्वर साइड कैशिंग की बात की जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसके बाद हमने CDN की बात कर ली। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड कैशिंग की। इसमें क्या होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है क्लाइंट साइड, इसमें जो कैशिंग होती है वो क्लाइंट की साइड होती है। अब वो कहाँ कहाँ हो सकती है, ब्राउज़र में हो सकती है, मोबाइल ऐप में हो सकती है, डेस्कटॉप ऐप में हो सकती है, रेदर देन ऑन द सर्वर। तो इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको पॉपुलर वाली बता देता हूँ। जैसे ब्राउज़र कैशिंग है, या फिर इसको HTTP कैशिंग भी कहते हैं। तो जब भी हम कोई वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, उसमें कुछ लाइक आपकी इमेजेस या CSS कंटेंट, उसको भी ये कैश कर सकता है, जिससे कि आप बहुत फास्ट वेबसाइट्स को लोड कर सकें। और इसको हम लोग हेडर्स
की हेल्प से मैनेज कर लेते हैं। दूसरा हमारा लोकल स्टोरेज हो गया कि लोकली हमारा स्टोरेज है, उसमें हम कुछ कैश कर रहे हैं डेटा को, जिसके लिए हमें ज़रूरत है फास्ट करने की। और दूसरा एक और हमारा हो जाता है ऐप या मोबाइल कैश, जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ करते हो। उसमें कुछ डेटा अगर आपको मोबाइल के स्टोरेज लाइक मोस्ट मेनली लाइक डेट से रैम में मोबाइल की, या फिर लोकली भी मान लीजिए कुछ कैश करना है सो दैट आपको बार बार नेटवर्क कॉल्स ना करनी पड़े डेटा लेने के लिए, तो वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जो रीड हैवी ऐप्स रहती हैं बहुत सारी हमारी, या फिर हमें अगर ऑफलाइन सपोर्ट देना है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सी एप्लीकेशन है जिसमें इंटरनेट नहीं भी चल रहा होता है, तो थोड़ा सा हमें वो चल जाती हैं ऑफलाइन, ठीक है। रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी कैसे कम होगी कि नेटवर्क कॉल नहीं हो रही, मतलब भाई डेटा लोकली है मेरे पास, उन उन केसेस में हमारी ये काम आती है। और बाकी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं सर्वर साइड कैशिंग के साथ, सीडीएन के साथ। डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे हम लोग डेटा को इनवैलिडेट करेंगे, क्या हमारी कैश कैश एविक्शन पॉलिसी रहेंगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको उन दोनों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यही था कैशिंग के बारे में सिस्टम डिज़ाइन में। आई नो वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है, और बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हाँ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को टेक पैनी। और मैं और वीडियोस भी रेगुलरली डालता रहूँगा, तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। सिस्टम डिज़ाइन सीखेंगे आप अच्छे से, डोंट वरी, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको बेसिक से एडवांस तक। तो तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय, कीप लर्निंग।